हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है। अर्थात आज हमारा डे 5 है। डे 5 में हम देखेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर्स को, और उसी दिशा में ये हमारा सितंबर का पार्ट 1 है। अर्थात इसमें हम 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की घटनाओं का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 5 है। इसमें आज हम सितंबर 1 से लेके 10 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी प्रीलिम्स 2021 और प्रीलिम्स 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है और कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम अपने करंट अफेयर्स को शुरू करें इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमारी लगभग 10 सीरीज हैं। पहली सीरीज जो कि प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है, इसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर कराते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जो कि ये चल रही है। इसमें हम आपको एक दिन में लगभग 1 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं अपने 3 पार्ट के अंतर्गत। रही बात प्रीलिम्स बैक ईयर की, इसके अंतर्गत हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। और फिर सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक को कवर कराते हैं। ऑलरेडी हमारी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द हमारी कॉम्प्रीहेंशन की बहुत जल्द हमारी मैथ की क्लासेस भी शुरू होंगी। रही बात टारगेट 60+ टेस्ट सीरीज की, तो इसमें हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपनी सीरीज को शुरू कर चुके हैं, जहां पे नित्य हम आपको 40 MCQ देते हैं। बट बहुत जल्द हम अपने YouTube पर भी इस सीरीज को शुरू करेंगे। अर्थात आप ये मान कर चलिए कि ये जितनी भी सीरीज हैं, इनका हमारा पर्पज़ ये है कि आपको इस महीने के एंड तक, अर्थात लास्ट अप्रैल तक, हम आपका यहाँ पे मैथ करा देंगे, रीजनिंग करा देंगे, कॉम्प्रीहेंशन करा देंगे, करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। साथ ही हम आपको बैक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अभी जो कि हमारे टॉपिक हालांकि चल रहे हैं और लगभग आपको 500 से भी ज़्यादा टॉपिक प्रीलिम्स के जीएस के करा देंगे। उसके बाद हम 1 मई से हमारे प्रीलिम्स के स्पीड में टॉपिक आएंगे, मतलब डेली लगभग 80 से 90 टॉपिक हुआ करेंगे। दूसरा क्या होगा, नित्य टेस्ट सीरीज के कई सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी आप एक बार जब सारा करंट पढ़ लें, सारा जीएस पढ़ लें, तब टेस्ट सीरीज करने में आपको काफ़ी सहजता महसूस होगी। क्लियर? तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ हो रही है और तेज़ हम इसको धीरे धीरे करते जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं आज हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। पहला आर्टिकल है हमारा इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड क्या है, बट आपको देख लेना है। एसडीजी को फुलफिल करने में विकासशील देशों की मदद की जा सके। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एसडीजी गोल्स है, कौन सा नहीं है। तो उसको हम आपको जब एनवायरनमेंट की सीरीज, ऑलरेडी जो बुक सीरीज पढ़ा रहे हैं वहाँ पे हम आपको पढ़ा ही रहे। साथ ही हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में जब एनवायरनमेंट के पोर्शन को कवर करेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? फिर आता है डेडिकेटेड फैसिलिटी है यूएन फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। आपसे नहीं पूछेगा। मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं पूछेगा। भारत द्वारा सपोर्ट, ये भी नहीं पूछेगा। 37 देशों को कुछ भी नहीं पूछेगा। मतलब ये पूरा का पूरा आर्टिकल वेस्ट है। क्लियर? फिर आता है अग्रियोटा। एग्रियोटा क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। एग्रियोटा मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो ये एक ई मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अर्थात ऑलरेडी आप पढ़ते हो ना फ्यूचर कमोडिटी मार्केट, खासतौर पे इकोनॉमी में हमने आपको पढ़ाया है। तो बिल्कुल ये उसी तरीके का एक
ई मार्केट है एग्रीकल्चर से संबंधित, जो कि यूएई के द्वारा प्रपोज किया गया है ताकि भारत व यूएई की फूड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। यूएई कहाँ पे है, यूएई की लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमने कई बार यूएई को अच्छे से डिस्कस किया है, बट हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं क्योंकि कई सारे नए बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो ये देखिए आपका क्या है, यूएई। क्लियर, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जिबूती को यूएई मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूएई की सीमा लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन से नहीं लगती है, यूएई की सीमा गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान से लगती है। क्लियर, ये लाइन आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे बंदर अब्बास ईरान का बंदरगाह है और यहीं पे एक स्ट्रेट है, क्या नाम है उसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये देखिए स्टेट ऑफ हार्मूज है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। जीसीसी का यूएई मेंबर है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो इतनी सारी आपने लोकेशन देख ली। चलिए आगे है हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या यूएन का पार्ट है? नहीं, वास्तव में एक तरीके का थिंक टैंक है, जो इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन आती है उसी का। क्लियर, तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कैसे होंगे जानते हो? कंफ्यूज होंगे अगर यहाँ पे उसने दे दिया FAO के द्वारा जारी की जाती है, IFPRI के द्वारा जारी की जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या किया करें ना, अपने नोट्स में तो लिखा ही करें। जो मैंने एक ट्रिक बताई है ना कि अपने A4 के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करो और फिर उससे 3 पार्ट में, मतलब उसके 6 छोटे छोटे टुकड़े बना लो और उन टुकड़ों पे इनको सिनॉप्सिस के रूप में लिख दो। हालांकि जब आपका हम क्विक रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पे सारे इंडेक्स की लिस्ट अलग मिलेगी, जनजातियों की लिस्ट अलग मिलेगी, तो चिंता नहीं करना है, वो तो हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप अभी से अपना सिनॉप्सिस बना के चलते हैं तो वही है कि रिवीजन आपका बार बार हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आप देखिए, आपकी सहजता के लिए हमने क्या किया है कि अगली रिपोर्ट जो इसी से रिलेटेड है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, किसके द्वारा? IFPRI के द्वारा जारी की जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर, IFPRI के द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कंदमाल हल्दी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदमाल हल्दी कहाँ की है, इसे GI टैग कहाँ से मिला है? तो उड़ीसा की हल्दी है जिसे GI टैग मिला है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। उड़ीसा की आप लोकेशन देख सकते हैं। क्यों हम लोकेशन दिखा रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने आपको एक MCQ दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपने देखा होगा क्या MCQ था वो, राजधानी से संबंधित, कि कौन सी राजधानी कहाँ पे है। हमने पटना दिया था, लखनऊ दिया था और कलकत्ता दिया था, या शायद झारखंड की राजधानी दी थी। ठीक है, और आपको हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, मणिपुर और मिज़ोरम की राजधानी। तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा जो है वो नीचे आता है, छत्तीसगढ़ के नीचे है, वेस्ट बंगाल के नीचे है, झारखंड के नीचे है, मिज़ोरम के नीचे है। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए फिर बात आती है अगले आर्टिकल की, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफेनोसोमियासिस क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफेनोसोमियासिस क्या है। ये एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ का मतलब, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? सोना, बीमारी। सिकनेस का मतलब कमजोरी। आप देखेंगे कई सारे बच्चों को ज़्यादा नींद आती है कमजोरी की वजह से। क्लियर, तो ये वो बीमारी है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस देख लेना है कि बैक्टीरिया से होता है, मक्खियों से फैलता है। 36 सब सहारन अफ्रीकन में मृत्यु भी हो जाती है, 2 तरीके के हैं। क्लियर, तो आपको नहीं याद रखना है। टोगो देश पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है जो मुक्त हो गया है इस बीमारी से। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि टोगो कंट्री। अब आपको टोगो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टोगो की लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोगो की लोकेशन को देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में टोगो है कहाँ पे। क्लियर,
तो आप इस तरीके से चलिए अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका हमारा कहाँ है, वेस्ट में, तो यहाँ पे हमने जूम किया, ठीक है। ये नाइजीरिया हो गया आपका, ठीक है, ये घाना, ये टोगो, ठीक है, ये देख रहे हैं आप टोगो। अब आप एक चीज़ बताइए, ये टोगो है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे कंट्री हैं, ये रीजन कौन सा रीजन है, कितनी बार हमने आपको बताया, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि मास्टर ये रीजन वास्तव में साहेल रीजन है जो अफ्रीका का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको ऐसा ही सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, चन्ना पटना खिलौने। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चन्ना पटना खिलौने कहाँ के हैं, इनको कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है, तो आप बता देंगे कर्नाटक का, ना कि आंध्र प्रदेश का। क्लियर, तो ये याद रखना है कि चन्ना पटना खिलौने कर्नाटक के हैं, लकड़ी से बने होते हैं। आपसे ये तो नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना ही पूछेगा कि जीआई टैग कहाँ का मिला है। और क्वेश्चन कैसे आता है जानते हैं, सुमेलित करने को, जैसे पहला आपको मिला कंदमाल हल्दी, दूसरा आपको मिला चन्ना पटना टॉयज, ठीक है, तीसरा आपको मिला रसगुल्ला, ठीक है, चौथा आपको मिला दार्जिलिंग चाय। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से कहाँ के, ठीक है। चलिए इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है मीथेन बजट को, और एक और आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। तो देखते हैं मीथेन बजट क्या है। 2008 से 2017 के दशक में 5% मीथेन एमिशन बढ़ गया है, मतलब मीथेन की उत्पादन क्षमता में इतनी बढ़ोतरी हुई है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे सकता है कि 2008 से लेके 2017 के दशक में मीथेन का जो एमिशन है वो काफ़ी कम हो गया है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, आर्द्र भूमि लार्जेस्ट रिसोर्सेस है मीथेन का। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं मीथेन के, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या देता है, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा फॉसिल फ्यूल, चौथा वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप बता सकते हैं कि इन सभी से मीथेन का एमिशन होता है। क्लियर, टोटल 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल मीथेन बजट में 20 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। लैटिट्यूड के हिसाब से इसका एमिशन देखा जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे सोर्स से एमिट होती है। अब आपकी यही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी मिल जाए ना कि चावल के जो खेत होते हैं क्या वहाँ से मीथेन ओरिजिनेट होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि मीथेन का एमिशन वहाँ से भी होता है। जो लैंडफिल्स हैं मतलब जो नम भूमियाँ हैं क्या वहाँ से होता है, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर से, फॉसिल फ्यूल से, इन सब जगह से मीथेन का एमिशन होता है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जो बात आती है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो मानव के द्वारा कंट्रीब्यूट की जा रही हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या वो लगातार कम हो रही हैं, तो नहीं, वो लगातार बढ़ रही हैं। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा इनका जीवन काल काफ़ी कम होता है। अगर सोचो आपको क्वेश्चन दे दे मीथेन का CO2 के साथ कंपैरिजन करते हुए कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि जो मीथेन होता है उसका जीवन काल काफ़ी कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। चेंज लाने से वातावरण से मुक्त किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मीथेन के एमिशन को हम समाप्त नहीं कर सकते। अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लें, नए नए फार्मूलों को एडॉप्ट कर लें, तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। क्लियर, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपने अगले आर्टिकल को। अगला आर्टिकल है हमारा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्बन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। 2001 में इसे ओरिजिनेट किया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउसेस गैसेस पर फोकस करता है। कहने का मतलब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है वो केवल और केवल CO2 पे फोकस करता है, तो नहीं, ये CO2 पे भी करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पे, मीथेन पे और नाइट्रस ऑक्साइड पे। क्लियर, यानी कि CO2, CH3 और किस पे बताइए, NO2 पे। क्लियर, आपको NO2 वगैरह केमिस्ट्री का ऐसे याद नहीं रखना है। ग्रीन हाउस गैस को एमिट के मेजर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उद्देश्य है कार्बन साइकिल को समझना।
कार्बन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, तो आप वहाँ पे कार्बन साइकिल को लेकर, सेडिमेंट साइकिल को लेकर, सल्फर साइकिल को लेकर, वाटर साइकिल को लेकर, इन सारी साइकिल्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने कवर करा दिया है। ठीक है, अगला टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ जो यूपीएससी करंट में पूछ सकती है, वो है ईस्ट एशिया समिट। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट एशिया समिट में क्या इंडिया मेंबर है, तो हाँ है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन कंट्री मेंबर हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट एशिया समिट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट एशिया समिट को कब इस्टेब्लिश किया गया, क्या ये 1992 के बाद किया गया, क्या ये 2005 के बाद किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। फिर एक क्वेश्चन बनेगा क्या इसका पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा क्या इसका अमेरिका, रसिया और चाइना मेंबर है। मतलब इतने टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो और बन सकता है वो ये कि ईस्ट एशिया समिट का जो गठन हुआ वो किस डिक्लेरेशन के तहत हुआ। अगर कोई डिक्लेरेशन होगी तो उससे संबद्ध भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को हम अपने इस टॉपिक में तो कवर करेंगे ही, जो प्रश्न शेष रह जाएंगे उनको अगले या पिछले किसी भी माह में जो जहाँ पे टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे भी इसे क्विक रूप में रिवाइज करा देंगे। क्लियर। तो पहली बात यह है कि ईस्ट एशिया समिट को 2005 में इस्टेब्लिश किया गया। दूसरी बात, इसके 18 से ज़्यादा कंट्री मेंबर हैं। अब 18 जो कंट्री मेंबर हैं उसमें 10 आसियान के हैं, 5 RCEP के हैं, अगले जो 3 हैं इंडिया, रसिया एंड USA। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमें लगता है कि आप RCEP के कंट्री को भूल गए, RCEP में 6 मेंबर हैं। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने RCEP से अपने आप को एग्जिट कर लिया है। तो अब RCEP में 5 कंट्री मेंबर बचे हैं। क्लियर। तो 10 + 5 15 और +3 यानी कि 18। क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है। अर्थात इंडिया भी मेंबर है, रसिया भी मेंबर है, USA भी मेंबर है और RCEP के अंतर्गत चाइना भी मेंबर आता है। क्लियर। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि इसका पहला समिट कुआलालंपुरम 2005 मलेशिया में हुआ। आप मलेशिया की लोकेशन देख लीजिए और इन सभी कंट्री की अभी हम आपको दिखाते हैं। 6 एरिया में फोकस करता है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि वो एरिया कौन कौन से हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फर्स्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, आपको बस लोकेशन देख लेनी है इन सारे स्टेट्स की। तो एक बात तो आप पहले ये देखिए कि देखो ये जो रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया। मतलब ये जो है ना साउथ चाइना सी का जो ये रीजन है ये होता है ईस्ट एशिया। यहाँ के जितने भी कंट्री है ना इन सबको मिलाकर बना है ईस्ट एशिया समिट। क्लियर। इसमें कौन कौन से 10 आसियान के हो गए, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, आप देख रहे हैं, मलेशिया। क्लियर। सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, साथ ही आपका ये सारी कंट्री आपको मिल गई। चाइना मिल गया आपका, फिर म्यांमार मिल गया, इंडिया मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंडिया म्यांमार मिल गए तो बचा कौन, साउथ कोरिया बचा, जापान बचा, ये भी हैं, रसिया भी हैं और USA भी आपका पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात हम और आपको बता दें, वो क्या कि इंडिया ईस्ट एशिया समिट का तो मेंबर है बट इंडिया एपक का मेंबर नहीं है, मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात आती है रेनाती चोला एरा शिलालेख। क्लियर। रेनाती चोला एरा शिलालेख आपसे नहीं पूछेगा, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में मिला है। अब आपको याद आ गया होगा कडप्पा का नाम अच्छा इसीलिए कडप्पा रखा गया। ठीक है, चलिए किस लैंग्वेज में है आपसे नहीं पूछेगा। भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ पे ये पूछेगा, जब आप हिस्ट्री मैपिंग करते हैं या जब आप चोला टाइम पीरियड को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूमि अनुदान के संबंध में। आपको पता है कि सातवाहनों के टाइम पीरियड से हिस्ट्री में भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत हुई थी और कई सारे नागानिका का जैसे नाना घाट का अभिलेख है उसमें भूमि अनुदान का जिक्र मिलता है। देखिए GS वालों को याद नहीं रखना है, ये मैं ऑप्शनल वालों की दृष्टि से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं याद रखना है। पहला साम्राज्य था जिसने प्रशासन व अभिलेखों में तेलुगु भाषा का उपयोग किया, ना कि संस्कृत का। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। हालांकि आप मत याद रखिए, आपसे GS में नहीं पूछेगा।
फिर आता है नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। क्या है? पूरा नाम है जीआईएस का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 6 स्टेट के लिए सिस्टम लॉन्च किया है। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये सिस्टम भारत के सभी राज्यों के लिए है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये केवल 6 स्टेट के लिए है। इसमें होगा क्या? इसमें मैप द्वारा ही पता लगाया जा सकता है लैंड की अवेलेबिलिटी की, मतलब ताकि इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो। साधारण सा आप ऐसा समझिए कि आप में से जब कई सारे लोग जब कलेक्टर बनेंगे, ठीक है, तो आपके पास टाइम तो होगा नहीं कि आप अपनी कलेक्ट्री से बाहर जाके सरकार की या जो ग्राम प्रशासन की जो ज़मीन है उसका मुआयना कर सकें या उसका निरीक्षण कर सकें। तो होगा क्या कि आप अपने ही रूम में बैठकर ड्रोन के माध्यम से उस लैंड को देख सकते हैं कि ये लैंड है, और आप अपने ऊपर के ऑफिसर्स को ये सूचना दे सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ इतनी लैंड गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, तो आप यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी या कोई इंडियन कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट कर दें, ताकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री को लगाया जा सके और लोगों को रोज़गार दिया जा सके। इस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। क्या है? सोलर ट्री का मतलब सिंपल से ऐसे समझो, ऐसा एक कोई पेड़ बनाया जाता है लोहे की रॉड से, और उसमें काफ़ी सारे सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं ट्री के रूप में। जैसे ट्री में पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पत्तों की तरह इसको सजा दिया जाता है, और इसे कहा जाता है सोलर ट्री, ठीक है। तो कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे, आपसे ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला है पंटानल वेटलैंड। आपसे क्वेश्चन ये पूछा तो जाएगा नहीं कि पंटानल वेटलैंड कहाँ है। ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया से सीमा लगाता है, आपसे नहीं पूछेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ पे है, पराग्वे की लोकेशन कहाँ पे है, और बोलीविया की लोकेशन कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा कर्क रेखा, मकर रेखा को लेकर। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं ब्राज़ील है कहाँ पे। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम वेस्ट की ओर चले तो हमें मिला यहाँ पे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको कई सारे कंट्री मिल रहे हैं। जैसे आपको ये ब्राज़ील मिल रहा है, ये इतना बड़ा ब्राज़ील है। ये बोलीविया है, पेरू है, पराग्वे है, चिली है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। क्लियर? अब आपको यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बता दें। कुछ चीज़ों का मतलब क्या कि जैसे चिली है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे आपकी चिली है, ठीक है, चिली के बाद आपका ये क्या है बताइए। यहाँ पे आपका ये मिला अर्जेंटीना। क्लियर? आपका यहाँ पे मिला ये पराग्वे, ठीक है। दूसरा आपका मिला ये ब्राज़ील। क्लियर? ये आपके सबके सब कहाँ से जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, मतलब मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। यानी कि बोलीविया आपका नहीं गुजरता है, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपका उरुग्वे नहीं गुजरता। पराग्वे क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है, पराग्वे और बोलीविया। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है कि जिसकी सीमा समुद्र से ना लगती हो। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई कि इसमें कौन कौन कंट्री हैं। चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और पराग्वे है। क्लियर? चलिए, ये कंट्री आपको पता चल गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। कई सारी कंट्री हैं जो किससे टच होती हैं बताइए? इक्वेटर से, यानी कि भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य रेखा से कौन कौन सी कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, उनको देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से कौन सी है। कोलंबिया है, इक्वाडोर है और ब्राज़ील है। क्लियर? कोलंबिया है, ठीक है, इक्वाडोर है और ब्राज़ील है। मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या पेरू आपकी नहीं है? तो पेरू आपकी नहीं है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी याद हो गई। अब बात आती है अगले टॉपिक की। देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला है हमारा अफ्रीकन बाओबाब ट्री। अफ्रीकन बाओबाब ट्री आपसे नहीं पूछेगा, बस देख लेना है। 168 क्रोमोजोन्स होते हैं। क्रोमोजोन्स एक तरीके का आप कह सकते हो पेड़ों में पाए जाने वाले या पेड़ों को पेड़ बनाने वाले, कहने का मतलब होता है ना बॉडी। जैसे मानव का शरीर है, मानव के शरीर को बनाने के लिए डीएनए, सेल्स, इनका उपयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से पेड़ों को पेड़ बनाने के लिए क्रोमोजोन्स का उपयोग किया जाता है। ये बॉटनी की लैंग्वेज है, बॉटनी में आप पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान। पर्णपाती ट्री है। पर्णपाती ट्री क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेनलैंड अफ्रीका की 9 स्पीसीज़ में एक है, आपसे नहीं पूछेगा। अफ्रीका सवाना में भी है,
सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सवाना के जंगल कहाँ पे हैं, तो आप बता सकते हैं अफ्रीकन में। ठीक है। एजियोस्पर्म क्या ट्री होते हैं ये आपसे नहीं पूछेगा। पानी को स्टोर कर लेते हैं ये भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। अगला है हमारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस देख लेना है। ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा हो गया, 1962 में गठन, तिब्बतियों को भर्ती प्लस गोरखा, इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेशन हैं आप देख सकते हैं। ऑपरेशन ईगल 1971 पाक लड़ाई, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर 1984, ऑपरेशन विजय कारगिल 1999। क्लियर। हम्पी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा टेम्पल सीरीज पे। क्लियर। ऐहोल पडक्कल स्टाइल के साथ साथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलती है विजयनगर साम्राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। हेमकुंटा हिल्स भी यहीं पे है। जैन मंदिर लॉर्ड नरसिंह लॉर्ड विष्णु। विट्ठल टेम्पल संगीत स्तंभों के कारण भी फेमस है। ऑलरेडी आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारी भारत दर्शन सीरीज देखी होगी, वहाँ पे हमने आपको हम्पी और विट्ठल टेम्पल को दिखाया था, वहाँ पे संगीत के इन सारे खंभों को भी आपको दिखाया था। तो ना देखा हो तो एक बार जाके आप टेम्पल सीरीज को देख सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। फिर आता है एक्सरसाइज इंदिरा। एक्सरसाइज इंदिरा क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बस याद रखना है भारत व रशिया के मध्य कंडक्ट होती है। कोल गैसिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिन गैस क्या होती है, सिन गैस एक मिश्रण है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 CO2 CH4 व H2O का। क्लियर। आप बता सकते हैं मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस और जल वाष्प का मिक्सअप होती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिन गैस के अंतर्गत शामिल होते हैं और आपको यही 5 स्टेटमेंट दे देगा, तो आप कहेंगे साहब ये पाँचों सही हैं। इसे प्रोड्यूस किया जाता है कोल, वाटर, एयर, ऑक्सीजन की मदद से। क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है आपका क्या, काफ़ी सारे उपयोग हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आप आ जाएगा तो सभी विकल्प ही सही होंगे। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपसे ये भी नहीं पूछेगा। ये आएगा किस पे, जब आप पढ़ते हो ना थर्ड पेपर GS का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कोल गैसिफिकेशन के क्या उपयोग हैं और क्या नुकसान है, सरकार को क्या करना चाहिए, तब आप वहाँ बताएंगे, वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। VK सारस्वत समिति का गठन भी इसी से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये बस याद रखना है कि VK सारस्वत समिति का संबंध किससे है, कोल गैसिफिकेशन से। ठीक है। अगला आता है GTAM। GTAM क्या है, पूरा नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी को बेचने के लिए, शॉर्ट टर्म पावर मार्केट को बढ़ावा देगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, हालांकि पूछेगा भी नहीं। क्रेटे आइलैंड क्या है, क्रेटे आइलैंड भूमध्य सागर में है, ग्रीस का दावा है कि ये आइलैंड हमारा है। तो एक बार देख लेते हैं मेडिटेरियन सी है कहाँ पे, ये है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ईस्ट की ओर चले अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ की ओर चले तो हमें मिला क्या, मेडिटेरियन सी, इसी को भूमध्य सागर कहते हैं। ये है हमारा ग्रीस। क्लियर। ग्रीस में और इजिप्ट में कंफ्यूज मत होना, कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, यहाँ के इजिप्ट और ग्रीस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ग्रीस में ही हमें देखना है क्या, क्रेटे आइलैंड। तो क्रेटे आइलैंड क्योंकि आइलैंड होगा बहुत छोटा होगा, तो हम इसको एक बार जूम करके ही देख लेते हैं। ठीक है, क्रेटे आइलैंड, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है ये। ठीक है, क्रेटे आइलैंड, इसमें ग्रीस अपना दावा कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हो आइलैंड। वाओ क्या नाइस पिक्चर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ग्लास बॉटम बॉपरटेप, ग्रीसिंग लैंग्वेज में है तो इसलिए इतनी तो हमको भी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो ग्रीस जाइएगा घूमने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। क्रेटे आइलैंड की लोकेशन कहाँ है, ग्रीस में, सॉरी ग्रीस का कब्जे वाला है मेडिटेरियन सी में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। बाकी आप देख सकते हो कितनी सारी कंट्री यहाँ पे टच होती हैं। अगला देखते हैं क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट आपसे क्वेश्चन अब कैसे पूछेगी, अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को मेज़र करने के
जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी क्या करती है ना, पैरामीटर्स फोकस करती है। और एक बात और बता दूं, सभी के पैरामीटर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी उन्हीं के पैरामीटर्स पूछती है जिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी उसने शॉर्ट टर्म में पूछ लिया है, ठीक है। तो यूपीएससी ने इनोवेशन इंडेक्स पे पूछा है तो इस पे पूछ सकती है। वीपो व कॉर्नेल यूनिवर्सिटी व इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का पार्ट है। कई सारे पैरामीटर्स हैं वो आप देखिए, इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट सोफिस्टिकेशन है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट है, क्रिएटिव आउटपुट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि साहब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। भारत पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ है, आपसे नहीं पूछेगा। अब आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन मिशन, मिशन कर्मयोगी। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन की दृष्टि से है ही, दूसरी इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आप सब सिविल सर्वेंट्स हैं, तीसरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिशन कर्मयोगी पे ही आधारित है हमारी श्री आईएएस एकेडमी, जो कि इसी मिशन को फुलफिल कराने के लिए आपके प्रति कृत संकल्प है। तो आप में से जिन लोगों ने मिशन कर्मयोगी ना पढ़ा हो वो आज पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी ये आईएएस की एकेडमी मिशन कर्मयोगी को किस तरीके से फुलफिल कर रही है डीओपीपी मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर। क्लियर? तो देख लेते हैं आखिरकार मिशन कर्मयोगी है क्या। सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाने के लिए है ताकि एक सिविल सर्वेंट मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोटेक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक बने, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बने। अर्थात कि एक ऐसे आईएएस एस्पायरेंट को तैयार करना जो क्रिएटिव हो, मतलब परंपरागत विचारों से संबद्ध ना हो, जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो किसी चीज़ को बिल्डअप करने की कोशिश करता हो, इमेजिनेटिव हो, जो थिंकिंग करता हो कि फ्यूचर में इंडिया का आइडिया कैसा होना चाहिए, प्रोएक्टिव हो, मतलब ऐसा ना हो कि सरकार ने आज छुट्टी रखी है तो वो भी छुट्टी मना रहा हो, वो प्रोएक्टिव होकर सरकार के अन्य कामों में अपना योगदान दे। साथ ही प्रोग्रेसिव हो, सरकार की नीतियों और नियंताओं को क्रियान्वित करने में प्रोग्रेसिव की भावना रखे, मतलब सरकार की स्कीम में हर संभव तरीके से उसको सक्सेस बनाने की कोशिश करे। प्रोफेशनल एनर्जेटिक हो, मतलब काम को वो काम का बोझ न समझकर काम को प्यार के सलीके से करने की कोशिश करे। ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि उसके अंदर पारदर्शिता हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या छल कपट या दुराग्रह ना हो। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मतलब किसी भी तरीके की नई टेक्नोलॉजी में वो इनेबल्ड हो, ऐसा ना हो कि वो टच का फ़ोन रखना ही ना जानता हो, टच चलाना ही ना जानता हो, ट्विटर हैंडल से इतना रूबरू ना हो, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझ ही ना पाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? इतने सारे फीचर एक अगर एस्पायरेंट के अंतर्गत हैं तो वो मिशन कर्मयोगी को फुलफिल कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार इसे लॉन्च कर चुकी है और ऑलरेडी इस वर्ष के जो आईएएस ऑफिसर्स थे यानी कि 2019 के सिलेक्टेड, उन सब ने इस चीज़ को फॉलो किया है। क्लियर? फिर बात आती है आई गॉट क्या है? मतलब एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट इंडिया का, ठीक है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो नॉट फॉर प्रॉफिट होगी। कंपनी एक्ट 2030 के तहत सारा मटेरियल मिलेगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको सोर्सेस भी तो चाहिए ना, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे हम आपको, आप देख रहे हैं, आपको कर्मयोगी बनाने के लिए श्री आईएएस एकेडमी के रूप में आपको आ गई एक एकेडमी। क्लियर? तो वही चीज़ है, सारी एक्सपर्टीज़ मिलेगी किसी भी फील्ड से रिलेटेड। 3 बॉडी बनाई जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड मंत्री सीएम होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे? पीएम होंगे, सिलेक्टेड मंत्री होंगे और सीएम होंगे। क्लियर? ये अप्रूवल देगी किसी प्रोग्राम को जो सिविल सर्विस की कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड होंगे। कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, इसके हेड होंगे कैबिनेट सचिव। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा, ये वास्तव में ग्राउंड लेवल पर काम करेगा। जैसे आप लोगों को होता है ना गांव भ्रमण के लिए, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और आप ट्रेनिंग करके 100 दिन की जब बाहर निकलते हैं फील्ड पे,
तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्लियर। ऑडिटिंग भी ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा 46 लाख एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलेगी। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि इस पे क्वेश्चन प्री में ना आके मेंस में आएगा। प्री पे अगर आएगा तो बिल्कुल सिंपल होगा कि मिशन कर्मयोगी किससे संबंध है, सिविल सेवा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, तो आप बता सकते हैं सिविल सेवा के। फिर आता है प्रश्न काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के प्रश्न होते हैं। हालांकि हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ाएंगे जब संसद पढ़ाएंगे। संसद को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाना है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, तो चिंता नहीं करना है। यहाँ पे हम आपको बस बेसिक बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत। प्रश्न काल में वास्तव में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। क्लियर। रूल ऑफ प्रोसीजर नियमावली में मेंशन है, मतलब रूल ऑफ जो प्रोसीजर है उसमें ये मेंशन किया गया प्रश्न काल को। सरकार का उत्तरदायित्व फिक्स करती है, पर डे होता है, 2 समय नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई टाइम दिया गया हो 2 समय, ठीक है, मतलब ये नहीं है, डेली होता है। अभिभाषण राष्ट्रपति का तब बजट के दौरान। क्लियर। मतलब इन 2 टाइम पीरियड पे बस नहीं होगा प्रश्नकाल, नहीं तो वैसे आपका नित्य होगा। समझ गए। फिर आता है शून्यकाल, रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रश्नकाल का संबंध रूल ऑफ प्रोसीजर में है जबकि शून्यकाल का संबंध रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं है। तो काफ़ी बिल्कुल सही बात है, ये भारत की देन है, मतलब भारत ने इसे इनोवेट किया है। 1962 के बाद से ही है, प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है शून्यकाल। बहुत ही जरूरी आवश्यक मुद्दों की चर्चा करनी होती है, बिना किसी नोटिस के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। अब बात आता है ग्रीन बी ईटर, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ग्रीन बी ईटर क्या होता है। आप ऐसे देखिए ना, कई सारे आपने कीड़े मकोड़ों को देखा होगा जो चींटियों को खाते हैं। क्लियर। तो ये एक तरीके का है जो मक्खियों को खाता है, ठीक है, तो ये याद नहीं रखना है, बस ये देख लेना IUCN में लीस्ट कंसर्न है, हालांकि पूछेगा ही नहीं, बस आप इसको छोड़ दो, नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस प्रोग्राम, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इससे संबंधित है, क्या है क्या नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा आर्टिकल ये बेकार है, ठीक है। फिर आता है MEIS, क्या है पूरा नाम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, आपसे नहीं पूछेगा किस चीज़ से संबंधित है। देखो काफ़ी सारे आर्टिकल होते हैं ना जो हमारे लिए नहीं होते हैं, मतलब सरकार अपने लिए भी कुछ यूज करती है, ठीक है। नोविचोक, नोविचोक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द नोविचोक क्या है। क्या ये एक एंटीजन है, क्या ये एक वायरस है, या एक केमिकल एजेंट है, या फिर रसिया की एक परमाणु पनडुब्बी है। तो आप कहेंगे नहीं साहब ये एक केमिकल एजेंट है। अब आपसे देखो नीचे की लाइनें नहीं पूछेगा, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, होता है क्या ना, हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बट हम ये समझ में नहीं पाते क्वेश्चन आखिरकार आएगा कैसा। तो इस पे बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी आप समझने के लिए समझिए। ये केमिकल एजेंट होता है, ये एक नर्व एजेंट्स है, मानो इससे कोमा में चला जाता है। अन्य नर्व एजेंट्स VX एंड सेरिन से भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब अन्य भी कई सारे नर्व एजेंट हैं। द्रव, पाउडर व एरोसोल के रूप में उपयोग किया जाता है। रसिया ने इसके बारे में OPCW को बताया ही नहीं। देखो हुआ क्या है ना कि रसिया ने इस एजेंट का उपयोग करती है अपने जो उनके जासूस होते हैं उनके देश में, उनको मारने के लिए। क्लियर। तो उसी से संबंधित था ये एजेंट, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट है OPCW, और OPCW में भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या इंडिया मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। OPCW है क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब जो रासायनिक हथियार हैं उनको रोकने की बात करता है। 1997 में इसका गठन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका गठन हुआ या शीत युद्ध के बाद हुआ, तो नहीं भाई साहब, इसका गठन 1997 में हुआ। इंडिया इसका मेंबर है। 2013 में नोबल पीस प्राइज़ मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा OPCW के संदर्भ में, बताइए नंबर 1 ये रासायनिक हथियारों की रोक से संबंधित है, नंबर 2 भारत इसका सदस्य है, नंबर 3 2013 में से नोबल पीस प्राइज़ मिला है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग में। हेग आपको पता है कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। इम्प्लीमेंट्री बॉडी है केमिकल वेपन्स की। स्विट्जरलैंड की एक बार आप लोकेशन देख लें तो ये है आपका मेडिटेरियन सी,
ठीक है। ये आपका पुर्तगाल, ये स्पेन, ये फ्रेंच है, ये बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, स्विट्ज़रलैंड। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। यहीं पे आपको मिलेगा हेग, ठीक है। अब यहाँ पे हेग हम आपको दिखाएं, ज़रूरी है नहीं, ठीक है, जाना तो है नहीं हमें वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अगला है हमारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैन्स केमिकल वेपन से रिलेटेड। इजराइल साइन बट नॉट रेटिफाई, मतलब इसराइल ने साइन तो कर दिया बट रेटिफाई नहीं किया। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया व साउथ सूडान ने ना तो साइन किया ना ही रेटिफाई किया, मतलब ये सारी कंट्री हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है। अब आता है प्रिपात रिवर, नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन में बहती है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट यूक्रेन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी में हम यहाँ पे चले, ये है आपका ग्रीस, ये बुल्गारिया, ये यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, ब्लैक सी से, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने बताया। क्लियर। और आपको पता है ये कौन सा सी है, बताइए। ये आपका सी कल आपने पढ़ा था ना, क्या नाम है इसका, ये आपका ब्लैक सी है। और ये दूसरा कौन सा सी है, बताइए यहाँ पे, सी ऑफ एजेव। क्लियर। तो ये आपको याद हो गया। चलिए, और यहाँ पे आप बताइए स्टेट कौन सी है, सी ऑफ एजेव को ब्लैक सी से जो टच करती है, कौन सी स्टेट है बताइए। यहाँ पे आप पढ़ते हैं ना, कौन सी स्टेट पढ़ते हैं यहाँ पे, आप याद करिए, कुछ आपको याद आ रहा हो। चलिए सोच कर बताइएगा यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेट आपको मिलती है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब बात आती है यहाँ पे, चलिए ये हमारी लोकेशन हो गई है, कर्च स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। ये तुर्जा आइलैंड है। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है हमारी यहाँ पे E14 प्रोजेक्ट क्या है। E14 प्रोजेक्ट का पर्पस है एक स्मूथ वाटरवे बनाना काला व बाल्टिक सागर के मध्य। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बाल्टिक सी कहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए, बाल्टिक सी को आपने हमेशा देखा है ना, काला सागर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काला सागर व बाल्टिक सागर के मध्य। क्लियर। तो देख लेते हैं, काला सागर तो आपने ये देख लिया, ये है ब्लैक सी। अब आपको देखना है क्या, बाल्टिक सी। क्लियर। तो बाल्टिक आपको कहाँ मिलेगा, ये है बाल्टिक आपका। क्लियर। अब बाल्टिक से कौन कौन कंट्री टच होते हैं, एस्टोनिया होता है, लाटविया होता है, लिथुआनिया होता है, पोलैंड होता है, डेनमार्क होता है, और आपका स्वीडन होता है। नॉर्वे नहीं टच करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। फिनलैंड भी है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया, समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे ये जो रीजन है ये कौन सा है, ये किसका है, ये जो छोटा सा है, ये जो क्षेत्र है ना, ये किसका है, ये वास्तव में रसिया का रीजन है, ठीक है। तो इसलिए रसिया भी बाल्टिक सी से अपनी सीमा टच करता है, ये ध्यान रखना। रसिया यहाँ पे अपना कब्जा दिखाता है। पोलैंड को लेकर इशू रहता है ना, आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक है। तो बाकी नहीं पढ़ना है। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, अभी तक हालांकि पूछा नहीं है। क्या स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना 2008 में इसे लॉन्च किया गया। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि इसे 2014 में लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे नहीं साहब 2008 की है। मंत्रालय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र की है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की नहीं है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत जेनरिक दवाएं बेची जाती हैं, मतलब जन औषधि योजना किससे संबंधित है, जेनरिक दवाइयों से। जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो जेनरिक दवाइयों को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं देश के नामी गिरामी, ऑप्शनल वाले अलग हैं, जीएस वाले अलग हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पैसा लेकर आपको कोचिंग पढ़ाते हैं। कितने लाख, 2 लाख रुपए लेकर पढ़ाते हैं आपको कोचिंग। 40 से 45 हज़ार आपका ऑप्शनल का लेते हैं, लगभग 2,45,000 रुपये लेकर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जो कंटेंट वो देते हैं अच्छा या बुरा है ये मैं नहीं कहने वाला, लेकिन सेम टू सेम उनसे बेहतर अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं और पूरी तरह से निःशुल्क। तो हम जो हुए ना, ये जेनरिक हो गए, मतलब
कोई अंतर नहीं है। वो भी आईएएस की तैयारी कराते हैं, हम भी आईएएस की तैयारी कराते हैं। वो ज़्यादा पैसे में कराते हैं, हम कम पैसे में कराते हैं, मतलब हम तो पैसे ही नहीं लेते हैं, ठीक है। बस आपका नेट का पैसा खर्च होता है जो आप लोग रिचार्ज कराते हैं, और इतना तो आप करेंगे क्योंकि पावरी करने के लिए तो आए नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो हम हो गए ना, हम जेनरिक हो गए। अब आप बताइए, हम में और क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्या ये यूपीएससी से मान्यता प्राप्त हैं? नहीं। क्या हम यूपीएससी से प्राप्त हैं? नहीं। क्या इनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो 100% सच होती हैं? नहीं। क्या हम जो आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या वो इनसे डिफरेंस होता है? नहीं। इनसे अलग से स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, मतलब सब कुछ सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। बस अंतर ये होता है एडवर्टाइजमेंट का, कहा जाता है ना ऊंची दुकान फीके पकवान, उस चीज़ से संबंधित है। तो वही बात है, जेनरिक दवाइयाँ सेम दवाइयों की तरह होती हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट ब्यूरो ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के द्वारा आपसे नहीं पूछेगा। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इंडिपेंडेंट सोसाइटी 2010 में 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत, मतलब क्या है कि ब्यूरो ऑफ फार्मा का जो गठन किया गया ना वो सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया। आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2008 में लॉन्च हुई, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत जेनरिक दवाइयों की बात की जाती है। और एक और बात, इसमें दवा मुफ्त में नहीं दी जाती हैं, सस्ते दामों में दी जाती हैं लेकिन मुफ्त में नहीं। ये लाइन याद रखना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स के द्वारा निःशुल्क दवाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। फिर बात आती है 8 कम्युनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट को भी शामिल किया गया। आप देख रहे हो ना, कोरोना वायरस चल रहा था तो इसलिए भारत सरकार ने इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले कई सारे प्रोडक्ट को भी इसमें शामिल कर दिया जो कि जेनरिक बने थे। अब आता है एस्ट्रॉयड 465824 2010 FR। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एस्ट्रॉयड ये क्या होते हैं, क्लियर। तो आपको याद रखना है, ये आपसे नहीं पूछेगा। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स या लार्ज मेटेरॉइड्स आदि का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से मिलता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको इस लाइन को नहीं समझना है। अब आप लोगों को लग रहा होगा नहीं सर समझा दो। इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो छोटे छोटे पिंड जो पृथ्वी के आसपास से होकर गुजरते हैं या जो पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना। ऑर्बिट क्या होता है ये ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में शायद सबसे बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, तो यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नेशनल एकेडमी ऑफ रड सेटी। रड सेटी क्या है? रड सेटी मूवमेंट की ब्रांच के तौर पर गठन किया गया। इसका गठन ट्रेनीज को ट्रेनिंग का ट्रेनर्स बनाना, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग देते हैं स्किल से संबंधित उसको ट्रेंड करना, इसे ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, क्लियर। अब आता है विष्णु पद मंदिर। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि विष्णु पद मंदिर कहाँ पे। हाँ, इस बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स एंड द यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। यानोमामी पीपल, यानोमामी पीपल कहाँ के? नॉर्दर्न ब्राज़ील व साउथ वेनेजुएला के। यूपीएससी क्वेश्चन कई बार क्या पूछती ना कि जनजातियों को लेकर पूछ लेती वर्ल्ड की, तो बस आपको इतना याद रखना है कि यानोमामी पीपल कहाँ के। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ना कुर्द कहाँ के हैं, तो आपको पता होता है कि सीरिया और टर्की के रीजन के क्षेत्र के हैं कुर्द, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यानोमामी पीपल। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि यानोमामी हैं तो पक्का जापानीज़ होंगे, तो जापानीज़ नहीं है, ठीक है। अगला क्या आता है? वेनेजुएला की लोकेशन आपको दिखाएं, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा। तो देखिए ये है हमारा यूरोप, यूरोप से चले वेस्टर्न की ओर, ये है हमारा क्या? वेनेजुएला, क्लियर। तो आपने देख लिया वेनेजुएला। अब आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुएला से ना तो इक्वेटर जाती है और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है। ये लाइन याद रखना। कोलंबिया से जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे जाती है इक्वेटर, समझ रहे, मतलब ना तो इसमें टच होती है ऐसे ऊपर वाली लाइन से, ठीक है, ऐसे होते हुए ब्राज़ील से निकल जाती है, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा दिया था, असम में है कांजीरंगा नेशनल पार्क। एक बार आपको लोकेशन दिखा देते हैं।
नहीं तो कई सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे कि सर जब आप इंडिया का नाम आता है तो आप कुछ नहीं दिखाते हो। ठीक है, कांजीरंगा, ये देखिए ये आपका मिला कांजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे, आसाम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ये देखिए आप देख लिया आपने नेशनल पार्क। ऐसे आप देखिए एक बार, ये है कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये है गेंडा। ठीक है, गेंडा के कारण ही फेमस है वन हैंड राइनो। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हो, हाथी मेरा साथी। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब देखते हैं कुछ और क्या है अगला। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। 1985 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया। वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने चित्र भी देख लिया है तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिग 4 स्पीसीज लाइक राइनो, एलिफेंट्स, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक व्हाइट बफेलो। मतलब क्या है कि यहाँ पे राइनो भी पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी और बफेलो भी पाई जाती है। मतलब ये 4 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं जिनको बिग 4 के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि सर बफेलो तो आपने दिखा ही नहीं। तो भाई साहब आपने देखा था, देखो ये राइनो देख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो बफेलो मिल गई, देख रहे हो, आप ही को देख रही हैं सब के सब। मतलब कि आप लोग बताओ मेरे बारे में पढ़ रहे हो, मतलब इनको भी हंसी आ रही होगी ना कि बताओ ये बच्चे ना कितने टैलेंटेड है, हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, कितने ध्यान से देख रही है आपको, देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लिए। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, वापस चलते हैं। वापस है IAEA, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। आप में से कुछ लोगों को याद आ रहा होगा क्या, IAEA के बारे में हमने अपने टेलीग्राम की ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में या इम्पोर्टेंट बॉडीज़ की सीरीज में डिस्कस किया है। मतलब वहाँ पे हमने आपको इसको पूरा एक डिटेल हिंदी में नोट्स दे दिया है, तो आपने देखा होगा। 1957 में इस्टेब्लिश, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, इंडिया इसका मेंबर है, ये इम्पॉर्टेंट है। 171 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। इसके द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए। ये प्रोग्राम आपसे पूछेंगे नहीं, बस आप इनको देख सकते हैं, वैसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019। आपसे नहीं पूछेगा कि ये वास्तव में क्या है। ठीक है, तो इसको याद नहीं रखना है। सोनेरिटा एल्बा क्या है, सोनेरिटा एल्बा क्या है। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जिसका स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज डिक्लेयर किया गया। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये एक मैंग्रोव ट्री है। क्लियर, बस आपको ये याद रखना है कि ये एक मैंग्रोव ट्री है। इंडिया चाइना के अंतर्गत 3 कंट्री, मतलब लाओस, इंडो चाइना के अंतर्गत मतलब 3 कंट्री, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, अब इनकी आप एक बार लोकेशन देख लीजिए। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी माता। ठीक है, और पृथ्वी माता से हम चले कहाँ पे, ईस्टर्न की ओर। ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या बताइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लाओस, कंबोडिया और आपने क्या देखा था बताइए, वियतनाम। तो इन तीनों लोकेशन को देखते हैं। तो ये देखिए आपका मिला लाओस, ये लाओस कंट्री है, ये वियतनाम है और ये कंबोडिया है। इम्पॉर्टेंट क्या है, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। क्लियर, क्योंकि ये देखो लैंड से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, लाओस की सीमा म्यांमार से टच होती है, चाइना से टच होती है, बट वियतनाम की सीमा म्यांमार से टच नहीं होती। ठीक है, थाईलैंड की सीमा वियतनाम से टच नहीं होती। क्लियर, कंबोडिया की सीमा म्यांमार से टच नहीं होती। बस आपको इतना याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना है। पार्सल आइलैंड आप देख ही रहे हो, स्प्रॉटली आइलैंड आप देख ही रहे हो। क्लियर, यहाँ पे क्रा कैनल है जो अंडमान से गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ती है, बनाने की प्रपोज पड़ा हुआ है, कब एक्सेप्ट कर ले चाइना। राष्ट्रीय पोषण माह, आपसे क्वेश्चन राष्ट्रीय पोषण माह पे नहीं पूछेगा, पोषण अभियान पे पूछेगा, और यूपीएससी ने पूछा भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए, मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अदर्स। पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे व प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स में न्यूट्रिशन को प्रमोट करना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो 0 से 6 वर्ष जो नवजात शिशु होते हैं ना, वो जब जन्म लेते हैं तो उन नवजात शिशु के जन्म लेने के बाद उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। काफ़ी बार क्या होता है ना, बच्चे माली न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो उनको इन समस्या से दूर कराने के लिए और वो माएँ
जिनको जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो उनमें न्यूट्रिशन को इनकलकेट करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्लियर। फिर आता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज क्या होता है। UNGA द्वारा डिक्लेयर किया गया, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। स्वीप क्या है? पूरा नाम स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। ये एक सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से संबंधित। क्लियर। तो ये आपको बस देखना है क्या है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि अर्बन का है कि रूरल का है, तो रूरल का है। क्लियर। फिर है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करना, फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा। ठीक। फिर आता है हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV। ऑलरेडी आप लोगों ने हमारे साथ साइंस टेक में प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में इसरो के मिशंस को पढ़ रहे होंगे। क्लियर। तो वहीं से ये संबंध है। हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल क्या है? HSTDV DRDO द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। ये एक अनमैन्ड डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्रैम जेट एयरक्राफ्ट है। हमने वहाँ पे आपको बताया था कि स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो आप वहाँ पे जाकर देखिएगा टॉपिक में। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है साउंड की स्पीड से 6 गुना। क्लियर। 6 गुना यहाँ पे दिया हुआ है, शायद 5 गुना यहाँ पे आना चाहिए, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना, हो सकता है वो सुपरसोनिक को दिया हो। रैमजेट क्या है? रैमजेट एक ऐसा जेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करता। आप पढ़ते हो ना कि जब किसी भी रॉकेट को ऊपर जाना होता है तो उसको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए और ऑक्सीडाइजर चाहिए। अब होता क्या कि ऑक्सीडाइजर के लिए एक टैंक अलग से चाहिए, फ्यूल के लिए अलग चाहिए। और अगर ऑक्सीडाइजर हम क्या करें, इन्वायरमेंट से ही उसको ले लें, वातावरण से ही ले लें, तो वो टैंक खाली रहेगा, उसमें हम फ्यूल को भरते हैं। फ्यूल 2 टैंक में हो गए तो हमारा रॉकेट ज़्यादा दूर तक जा सकता है। क्लियर। इसलिए रैमजेट इंजन की बात की जा रही। और आप में से जिन लोगों को ऑक्सीडाइजर फ्यूल ना समझ में आ रहा हो तो वो लोग भी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज को देखें, वहाँ पे हमने साइंस टेक काफ़ी अच्छे से कराया। देखिए आप लोगों में से कई सारे लोग क्या हैं, बिल्कुल एक तरीके के सुसुप्तावस्था में, उनको ये लग रहा है कि मैं जो प्रीलिम्स करा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है भी नहीं है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा अभी, क्योंकि अभी भी 80 दिन के आसपास आपके शेष हैं, मैं जितना करा दे रहा हूँ अगर इससे बाहर एक भी लाइन आ जाए ना तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्लियर। हवा में मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, हवा में आपको नहीं पढ़ाता हूँ, और आपको झिलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पर्पस है आपको बेस्ट से बेस्ट बनाना। ठीक है। निःशुल्क में भी। शुल्क क्यों हो? शुल्क में आपको मैंने पहले बताया था, शुल्क क्या होती है? शुल्क हमें अच्छे कंटेंट को नहीं देने देती है। अगर शुल्क से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पाता तो ज़रूर मैं शुल्क लेता। शुल्क से कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने निःशुल्क रखा। ठीक है। तो आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ एनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हवा से ही कंप्रेशर करके ऑक्सीडाइजर कर लिया जाता है ताकि फ्यूल को बर्न किया जा सके। आपको अच्छे से पता है। इससे एयर ब्रीडिंग इंजन भी कहा जाता है। स्क्रैम जेट वैसे तो रैमजेट का ही एक वेरिएंट है, बट रैमजेट एफिशिएंट काम करता है सुपरसोनिक स्पीड पर, यानी 5 गुना साउंड की स्पीड से कम पर। क्लियर। यानी कि मैक 1 से लेके मैक 5 तक। लेकिन ये हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्क्रैम जेट और रैमजेट में डिफरेंस क्या है। स्क्रैम जेट रैमजेट का ही एक वेरिएंट होता है। ठीक है। लेकिन रैमजेट में क्या होता है कि वो सुपरसोनिक स्पीड से कम पर स्पीड पर काम करता है। मतलब क्या है कि वो 5 गुना साउंड की स्पीड से कम स्पीड पर काम करता है। और स्क्रैम जेट किस पे होता है? हाइपरसोनिक पे। ठीक है ना। ये आपको बस यहाँ समझना है। समझ गए? चलिए, तो आपने ये देख लिया कि स्क्रैम जेट में और रैमजेट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्क्रैम जेट और रैमजेट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पे नहीं कर सकता है, मतलब उससे कम पर रहता है या सुपरसोनिक पे रहता है, जबकि स्क्रैम जेट जो है वो हाइपरसोनिक पे काम करता है। ठीक है।
अर्थात स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल में उपयोगी अन्य भी उपयोगी हैं रीयूजेबल, जैसे आप पढ़े हो ना रीयूजेबल RSLV TD ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। इंडिया 4th कंट्री बन गया है HSTDV मतलब इस डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल को बनाने में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया 5th मेंबर है, 6 है, 7 है, तो नहीं 4th है। पहला USA, सेकेंड रसिया, 3rd चाइना। ठीक है, अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट क्या है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंडेक्स क्या है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 में प्रतिवर्ष 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि न्यू नैम से निकला था। ये वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यू वर्ड है ये किस संगठन से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि नैम मतलब कि नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। 2018 में CSIR को मिला इंदिरा गांधी, 2014 में इसरो को, 2015 में UNHCR रिफ्यूजीज को। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है गुरुप्रिया ब्रिज, आपसे नहीं पूछेगा कहाँ पे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, इतना बस जानना है कि रियल मैंगो सॉफ्टवेयर किसका है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। इनलीगल सॉफ्टवेयर कुछ लोगों ने बनाया था तत्कालीन टिकट के लिए। मतलब क्या है, आप देखोगे ना कि कई सारे लोग क्या करते हैं, रेलवे के टिकट के लिए फर्जी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं IRCTC का, तो उसी को कर्व करने से संबंधित है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। बाकी इसमें कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ब्लू पेंसी क्या है? एक तितली है। योमोन एक तितली आपने पढ़ा था, वैसे ही ब्लू पेंसी है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द योमोन, ब्लू पेंसी, ये क्या है? तितली की प्रजातियां हैं, बस इस ज़्यादा नहीं याद करना है। पत्रिका गेट क्या है? जयपुर में है। अहमदाबाद फर्स्ट सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जयपुर सेकेंड सिटी 2019 में। भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 30 कल्चरल, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ की और 1 मिक्स्ड यानी कि कंचनजंगा। क्लियर, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि इसमें अभी अपडेट हुए होंगे, ये सितंबर माह का है, तो जो भी अगर अपडेट हुए होंगे उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं रखनी है। हालांकि आपसे ऐसे तो क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि 38 है कि 42 हैं, ठीक है, इतना नज़दीक का क्वेश्चन नहीं पूछता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम, ये क्या है? जम्मू कश्मीर का है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में केवल और केवल मैनमेड ही शामिल हैं, केवल नेचुरल ही शामिल हैं, या केवल मिक्स्ड हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब, मैनमेड भी हैं, नेचुरल भी हैं, मिक्स्ड भी हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देख रहे होगे मैनमेड तो कहीं दिया नहीं है, तो दिया क्या है? नेचुरल दिया है ना, मिक्स दिया है, तो मतलब सिंपल सा है, जो बाकी 30 हैं वो मैनमेड ही होंगी, ठीक है। चलो, इतनी बात तो समझ गए आप। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आपसे नहीं पूछेगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप बताएंगे यूनेस्को के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इंचियान डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, या किंग दाओ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? एजुकेशन से। यहाँ किंग दाओ नहीं दिया है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में शायद मई के या जून माह के करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा बनाया गया, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऑलरेडी हमने इकोनॉमी की बुक सीरीज में पढ़ाया है, आप जाकर वहाँ पे देखिए। रेगुलेट सेबी 2014 के एक्ट के तहत किया जाता है। पावर ग्रिड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है कॉर्टिको स्टेरॉइड्स क्या है? कॉर्टिको स्टेरॉइड्स क्या है? ये एक लो कॉस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कॉर्टिको स्टेरॉइड्स क्या है? ये एक लो कॉस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है दैट कोजली मिमिक कोलेस्ट्रॉल, यानी कि नेचुरल प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
इसका उपयोग किया जाता है जॉइंट्स में, पेन में, ब्लड वेसल्स में। आप देखते होंगे ना, लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, कहीं दर्द होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या पादप प्रजाति है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? तो नहीं, ये एक लो कॉस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम अपने अगले पार्ट में 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा जो इसी का तीसरा पार्ट होगा उसमें 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा फिर 1 माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।